LLB में अगर जिसका 75% से कम अटेंडेंस हो तो पेपर नहीं दे सकता। आज भी यही चल रहा है, पहले भी यही था, हमने किया था तब भी यही था। मिनिमम 75%। MBBS में 75% से कम अटेंडेंस हो, एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन संसद विधानसभा में 1% अटेंडेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये तमाशा है कि नहीं? आपके पैसे का मिसयूज हो रहा है कि नहीं? अरे आप टैक्स देते हो ना, आप ही के टैक्स से उनको चार्टर्ड प्लेन मिलता है, आप ही के टैक्स से उनको फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट मिलता है। और दुख इस बात का है, अपना बेटा 500 रुपए मांगता है तो पूछते क्या करेगा? अगले दिन 500 मांगेगा, बोले कल तो दिया था, कल वाला हिसाब दे पहले। अपने घर वाले को 500 रुपए देते हैं, जब तक पुराना हिसाब नहीं मिलता नया 500 नहीं देते। और लाखों रुपए टैक्स दे रहे हैं इस देश में टैक्स पेयर, कभी हिसाब ही नहीं मांगते कि मेरे टैक्स का हो क्या रहा है। मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? 1% अटेंडेंस, 2%। मैंने तो सुना कई सारे ऐसे हीरो हीरोइन आए जो आए नहीं, 6 साल राज्यसभा में रहे। क्या चेहरा देखने के लिए उनको बुलाया था क्या? ये संसद विधानसभा क्या वहां पे शूटिंग करने के लिए है क्या? काहे के किस काम के वो? अगर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर अच्छे क्रिकेटर हैं, उससे हमें क्या फायदा हुआ, देश को क्या फायदा हुआ? अगर खेल के बारे में 2-4 कानून बनवा दे, समझ में आता है। कोई हीरो हीरोइन आई, अगर कोई ऐसा कानून बनवा दे कि फुहड़ता कम हो जाए, अश्लीलता कम हो जाए, नंग धड़ंगता कम हो जाए, तब तो समझ में आती है कि भाई किसी आपने हीरो हीरोइन को संसद में ले लिया। उस हीरो हीरोइन को संसद में लेने का फायदा क्या हुआ? न वो अश्लीलता रोक रहा है, न कभी वो वेब सीरीज के ऊपर कंट्रोल करने की बात कर रहा है, न कभी सीरियल्स पे कंट्रोल करने की बात कर रहा है, न बॉलीवुड में फुहड़ता की कंट्रोल करने की बात कर रहा है। तो उस सांसद विधायक का फायदा क्या हुआ जिसको आपने नॉमिनेट कर दिया? हमारे समाज को सबसे बड़ा खतरा इस समय इस बॉलीवुड ने फुहड़ता से फैला रखा है कि नहीं? हमारी संस्कृति को खतरा ही नहीं। जोर से बोलिए जरा, आपकी आवाज जानी चाहिए पूरे देश में। हमारे समाज को इस बॉलीवुड ने बर्बाद किया है कि नहीं किया? अरे हमारा व्यवहार इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आंखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, मुंह से क्या खाते हैं। इंद्रिय नियंत्रण इसी को तो बोलते हैं। अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट, कूड़ा अंदर जाएगा तो कूड़ा बाहर आएगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप सुनोगे वैसा व्यवहार करोगे, जैसा आप देखोगे वैसा आप व्यवहार करोगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अखबार आप लोग पढ़ते हो, कभी आपने किसी जैन को बलात्कारी पाया क्या? सोचना इस बात पे। जैन से मतलब जैन समुदाय नहीं, जो मतलब एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, जैनी फूड जो करते हैं। आप ढूंढिएगा जरा पेपर में, आपको कोई जैनी बलात्कारी नहीं मिलेगा, कोई जैनी किडनैपर नहीं मिलेगा, कोई जैन आपको पॉकेट मार नहीं मिलेगा, कोई जैन आपको हत्यारा नहीं मिलेगा। मिला हो तो आप जरा सोचिएगा। क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा। तो अगर सरकार अपराध नियंत्रण करना चाहती है तो सबसे पहले उसको आंख कान नाक से जो जा रहा है हमारे बच्चों के अंदर, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। पेट्रोल से आग नहीं बुझाई जाती साहब, आग पानी से बुझाई जाती है। हमारी सरकारें पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। और आंखों से हम क्या देखेंगे, हमारा क्या बच्चा देखेगा, यह इस बात से तय होना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। यह संविधान भारत का है या अमेरिका का है? तो यह भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है या अमेरिकी संस्कृति के हिसाब से काम करने के लिए है? भारत का संविधान है, तो इस संविधान की जो लोग कसम खाते हैं उनकी ड्यूटी ऐसी व्यवस्था करें, भारतीय संस्कृति की रक्षा हो, भारतीय भाषाओं की रक्षा हो, भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा हो, भारतीय परंपरा का प्रचार प्रसार हो। ये भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज क्या फुहड़ता को प्रमोट करने के लिए कहता है क्या? फिर ऐसी घटिया फिल्में क्यों बन रही हैं?
क्यों नहीं हमारे सांसद विधायक इस पे बोलते हैं कि हमारी पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है? क्या दिया इस बॉलीवुड ने हमें? आपको चोरी कैसे होती है, डकैती कैसे होती है, घटिया कपड़े कैसे पहनते हैं, रेप कैसे होता है, मर्डर कैसे होता है, ब्राह्मण को पाखंडी बना दिया, क्षत्रिय को अत्याचारी बना दिया, वैश्य को चोर बना दिया। इसके अलावा कुछ दिया क्या? शूद्र को दिखा दिया कि इसके ऊपर तो अत्याचारी होता रहता है। इसके अलावा किया क्या है? दुर्भाग्यवश इसके ऊपर जिन लोगों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता है इस संविधान को लागू करने के लिए, संविधान की शपथ लेने के लिए, संविधान के अनुसार काम करने के लिए, उन्होंने काम अपना ठीक से नहीं किया तो संसदीय अत्याचार किया कि नहीं किया? जोर से बोलिए जरा। भारत की जनसंख्या इस समय लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। सरकार कहती है 140 करोड़, 142 करोड़, लेकिन जो मैंने पीआईएल फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैंने 150 करोड़ बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि सरकार का ही कहना है कि 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। जब मैंने फाइल किया था तब 125 करोड़ आधार थे, अभी तो 130 करोड़ आधार हो गए। आधार जिंदा लोगों का बनता है ना, मरे का आधार बनता है क्या? तो इसका मतलब 130 करोड़ तो जिंदा हो ही गए। और किसी घर में 100% आधार है क्या? जरा आप बताइए, आपके घर में छोटे बच्चे का आधार नहीं होगा। 5 आदमी का परिवार है तो एक आदमी का आधार नहीं होगा। जो छोटा बच्चा उसका कहां आधार होता है? जिसके घर में 2 छोटे बच्चे हैं दोनों का आधार नहीं होगा। जब तक बच्चा 8वीं 10वीं में नहीं आ जाता आधार कहां बनवाते हैं? तो 130 करोड़ आधार, 20% बिना आधार, तो टोटल 150 करोड़ हो गए कि नहीं? जमीन हमारे पास दुनिया की 2%, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4%, और जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई। इसका मतलब 2% जमीन पे दुनिया के 20% लोग रह रहे हैं। इसका मतलब 2 बेडरूम के मकान में 20 लोग परिवार रह रहा है। 4% पानी को 20% लोग पी रहे हैं। इसका मतलब 4 गिलास है पीने वाले। आप समस्याओं की रूट का एनालिसिस करिए। 50% समस्याओं का रूट काज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, एयर पोल्यूशन की समस्या, वाटर पोल्यूशन की समस्या, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, सबके रूट काज में क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। संविधान कहता है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। संविधान की शपथ लेने वाले अपनी शपथ में क्या कहते हैं? मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। कार्य हुआ क्या? जोर से बोलिए। अपने काम को, अपनी ड्यूटी को न करना मक्कारी है कि नहीं? मक्कारी है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। जिस काम के लिए आपको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिल रहा है, अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हराम का खा रहे हैं। और जो आदमी हराम का खाए उसको क्या कहते हैं? मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। और ये 2 बच्चों का कानून केवल हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम हैं। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के। ये कोई एक्सीडेंटल थोड़ी है। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम हैं। दुर्भाग्यवश हमारे सांसद विधायक न तो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, न रामचरितमानस पढ़ते हैं, न वेद पुराण पढ़ते हैं, और न संविधान पढ़ते हैं। तो कुल मिला के वही हो गया। आप लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को ड्राइवर बना रखा है जिनको गाड़ी चलानी
मुझे नहीं पता आपके क्षेत्र में क्या है, वो आप लोग तय कर लेना, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। नहीं नहीं, देखिए इंडिविजुअल ये तय आप लोगों को करना है कि आपका ड्राइवर अच्छा है कि नहीं है, आपका मिस्त्री अच्छा है कि नहीं है, आपका नाई अच्छा है कि नहीं है, आपका धोबी अच्छा है कि नहीं है, वो आपको तय करना है। आप जरा सोचिए, आजादी के 75 साल हो गए, लोकसभा की अलग वोटर लिस्ट बनती है, विधानसभा की अलग वोटर लिस्ट बनती है, पार्षद की अलग वोटर लिस्ट बनती है चुनाव के समय, और प्रधान की अलग बनती है। पूरा सरकारी महकमा साल भर यही काम करता रहता है। मेरी बहुत सारी याचिकाओं में मेरी पत्नी का भी योगदान है, वो प्राइमरी अध्यापिका है, तो उनकी ड्यूटी लगती रहती है, तो कई बार मुझे वहां से भी आइडिया मिलता है अच्छा उनको क्या क्या परेशानी है। मैंने एक PIL फाइल किया, इस देश में पोस्ट ऑफिस है कि नहीं, पोस्ट ऑफिस में कोई काम बचा है क्या? जब से ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, कुरियर आ गया, पोस्ट ऑफिस में कोई काम बचा है कि नहीं? हमने कहा काहे लिए BLO की ड्यूटी लगा रहे, काहे लिए प्राइमरी की टीचरों की ड्यूटी लगा रहे हो? अरे पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर घोषित कर दो, सब लोग अपना जाके वहां कागज जमा करेंगे, वहां वोटर ID बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा ना, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई सोच बदलो देश बदलेगा, केवल सोच बदलने की जरूरत है। और अभी लेटेस्ट मैंने एक PIL फाइल किया कि भारत में कंपलसरी वोटिंग होनी चाहिए, और केवल कंपलसरी नहीं बल्कि ऑनलाइन वोटिंग भी सुविधा मिलनी चाहिए। चुनाव के दिन ट्रक बंद हो जाते हैं क्या? चलते हैं, ड्राइवर तो सड़क पे होता है। भारत में 1 करोड़ के आसपास ट्रक ड्राइवर और खलासी हैं। मैं देख रहा था 2019 वाला लोकसभा का, मैं देख रहा था 100 करोड़ वोटर और 60 करोड़ वोट पड़ी, यानी 40 करोड़ वोट नहीं दे पाए, तो यानी 40% लोग मतदान में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। तो कुछ मजबूरी में नहीं कर रहे, कुछ दुखी होकर नहीं कर रहे, कुछ लोग लगता है ये डॉक्टर ठीक नहीं, हमें OT नहीं देना, हम दवा लेने जाने नहीं, घर में मरना है। कुछ लोग इसलिए नहीं जा रहे बूथ पे, कुछ मजबूर हैं, पुलिस वाले मजबूर हैं, सेना वाले मजबूर हैं, नौकरी पेशा लोग मजबूर हैं, धंधा व्यापार करने वाले ऐसा उनका होता है शेड्यूल, उनको लगातार टूर पे होना होता, वो नहीं कर पाते। ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, मतलब ऐसे भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने एक अनुमान लगाया कि 60 करोड़ लोगों ने वोट दिया, 40 करोड़ लोगों ने नहीं दिया। इस 40 करोड़ में ये मान लेते हैं 20 करोड़ लोग तो मौज मस्ती में नहीं जा रहे या दुखी होकर नहीं जा रहे, और 20 करोड़ मजबूरी में नहीं जा रहे। इस देश में 130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार को वोटर ID से लिंक करने के लिए कानून बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। भाई वोटर 100 करोड़, आधार 130 करोड़, इसका मतलब जितने वोटर हैं सबका आधार बना हुआ है। अगर इस देश में ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है, जहां सबसे बड़ा खतरा कहीं बैंक फ्रॉड न हो जाए, अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, तो ऑनलाइन वोटिंग क्यों नहीं हो सकती भाई? और एक चीज समझ लीजिए, जो गांव में रहने वाले किसान मजदूर हैं वो तो बूथ पे जाके वोट देते हैं, जो नहीं देने वाले बाहर काम करते हैं, रहते इंदौर में हैं, रहने वाले बिहार के हैं, रहते मुंबई में हैं, रहने वाले बंगाल के हैं, तो आज की डेट में उन सबके पास फोन है कि नहीं? तो उनका आधार भी है, उनका फोन भी है, आधार फोन को लिंक कर दो। अगर आधार बेस्ड, आधार पे अंगूठा लगा के बैंक से ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो आधार पे अंगूठा लगा के वोटिंग क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है कि नहीं हो सकती?
वोटिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? दुनिया के कई देशों में कंपलसरी वोटिंग का कानून है, दुनिया के कई देशों में ऑनलाइन वोटिंग का कानून है, और दुनिया के कई देशों में 100% वोटिंग का कानून है। और दुनिया तो छोड़िए, भारत के गुजरात में नगर निगम में कंपलसरी वोटिंग का कानून है। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो कोर्ट का ये कहना था मेरा काम कानून बनाना नहीं है। हमने कहा आपका काम कानून बनाना नहीं है, कानून बनाने वाले कानून बना नहीं रहे, तो हम जाएं कहाँ? अब हमारे सामने समस्या यही है, कोर्ट कह देती हमारा काम नहीं है, जिसको बनाना है वो सुबह से लेकर शाम तक वोट और नोट के चक्कर में व्यस्त हैं। उनकी एक पहले कहावत थी, किसकी दौड़ कहाँ है, कि कहावत है ना, वो शब्द मैं नहीं यूज करना चाहता हूं। इसकी दौड़, तो ऐसे कुछ लोगों की दौड़ वोट से नोट तक, उनकी दौड़ ही वोट से। सुबह उठते हैं, पता नहीं रात में सपने ठीक से नींद आती नहीं आती है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वोट नोट, वोट नोट, या ऐसे करूंगा वोट मिलेगी, ऐसे करूंगा नोट मिलेगी, ऐसे करूंगा वोट मिलेगी, ऐसे करूंगा नोट मिलेगी। भगवान जाने जाते समय कुछ ले जाएंगे 10-20% या छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे? सोने के लिए उनको 3x6 के अलावा क्या ज़्यादा चाहिए? क्या 6x6 वाला बिस्तर चाहिए क्या? हमारा तो काम 3x6 में हो जाता है। तो भैया महू का पहला पर्चा खत्म, समझे नहीं? महू के नाम पे 3 पर्चे बने हुए थे, ये पहला पर्चा खत्म। हमारा चर्चा हो रही थी क्या क्या विषय लेना है, तो युवा एक विषय रखना है, इलेक्शन के ऊपर रखना है। तो इलेक्शन की बात हो गई है, अभी मूल विषय पे तो आए नहीं, और समय हो गया 7:45। कितनी देर आप लोग सुनना चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए। वो पीछे वाले जरा जोर से बोलिए। बोलिए भारत माता की। संविधान सभा में चर्चा हो रही थी, तो एक बात यह हुई कि भारत की राजभाषा क्या होनी चाहिए। आपको पता है बाबा साहब अंबेडकर क्या चाहते थे? ना संस्कृत। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि संस्कृत भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज भारत की संस्कृत भाषा ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा घोषित होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को सेकुलर कीड़ा काट गया था, उस सेकुलर कीड़े के चक्कर में वो नहीं हो पाया, वो विषय रह गया। राष्ट्रीय भाषा वाला जो विषय था वो खत्म ही हो गया, मतलब उस पर आगे बात बढ़ी नहीं। लेकिन एक जो दूसरा विषय बाबा साहब का जो सबसे पसंदीदा था और उनके कहने पे इस संविधान में आया, उसको आर्टिकल 47 कहते हैं। आर्टिकल 47 ये कहता है भारत में नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। ये संविधान में लिखा हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि दलितों का उत्थान बिना नशाबंदी, शराबबंदी को हो ही नहीं सकती। उनका यह कहना था, ये बाकी ऊपर के लोग, संभ्रांत लोग, बड़े समझदार लोग हैं, ये हफ्ते में 1 दिन भी पी के काम कर लेते हैं, बाकी दिन अपना सब काम धाम करते हैं कभी। लेकिन हमारे जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, इनका अगर हमें कल्याण करना है तो सबसे पहले हमें नशाबंदी, शराबबंदी करनी पड़ेगी। दुर्भाग्यवश बाबा साहब के नाम पे इतनी संस्थाएं बन गई, पॉलिटिकल पार्टियां बन गई। कुछ लोग तो नीला नीला, बाबा साहब कभी नीली कोट नहीं पहनते थे, लेकिन कुछ लोग तो नीली नीली कोट भी पहनने लग गए। लेकिन कभी उन लोगों ने संसद, विधानसभा में आर्टिकल 47 लागू करने की मांग ही नहीं किया। ये बाबा साहब का सबसे पसंदीदा विषय था। उनका ये कहना था, ये जो कुपोषण है, जो इनकी अशिक्षा है, जो इनकी गरीबी है, जो इनकी भूखमरी है, जो इनका पिछड़ापन है,
उसको हटाने के लिए सबसे पहले इनको शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षित करने के लिए सबसे पहले इनको नशा और शराब से दूर करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को तत्काल कानून बनाना चाहिए। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी कानून होना चाहिए, और आर्टिकल 37 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना। विक्रम जी हमारे मित्र जानते हैं, आर्टिकल 37 में लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करना ये सरकारों की ड्यूटी है। 125 बार संविधान बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, लेकिन कभी संसद विधानसभा में आर्टिकल 47 पे चर्चा ही नहीं। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है नशे के चक्कर में, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वो एक के बाद दूसरी बीमारी लाती हैं। ऐसे कुछ आदतें ऐसी होती हैं वो उनके बाद कुछ और भी आदतें आती हैं। नशा शराब एक बीमारी नहीं है, नशे शराब के बाद और भी बीमारियां आती हैं, और भी आपराधिक चीज़ें और बढ़ती हैं। और सबसे बड़ा ये इस नशा शराब ने भारत में बहुत बड़ा धर्मांतरण का धंधा खोल दिया है। नशा शराब बांट के पूरा पूर्वोत्तर कन्वर्ट हो गया। नशा शराब बांट के झारखंड का जो ट्राइबल एरिया था कन्वर्ट कर दिया। उड़ीसा के ट्राइबल एरिया में शराब बांट के नशा बांट के कन्वर्ट कर दिया। आपके मध्य प्रदेश के झबुआ वाले एरिया में भी यही काम हो रहा है। और सबसे बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा पावर सेंटर था, जहां के सिख रेजिमेंट से दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाते थे। सिख रेजिमेंट का नाम सुनते ही पाकिस्तान की तो हालत खराब हो जाती, कहीं सिख रेजिमेंट बॉर्डर पे अभी कुछ नहीं करना है। आज वो हमारा सबसे कमजोर प्रदेश हो गया है। सबसे बड़ा धर्मांतरण का केंद्र पंजाब बन चुका है। किसी भी परिवार को बर्बाद करना है, उसके एक बच्चे को आप नशेड़ी बना दीजिए, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बहुत प्लान्ड वे में बाहर से नशा आ रहा है, ड्रग आ रही है, और हमारे सांसद विधायक मौन है। जानते हैं क्यों मौन है? इसमें वोट का फायदा कि नोट का? बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। उनको कमीशन मिल रहा है ड्रग माफियाओं से। सांसदों को होली दिवाली बढ़िया मन रही है ड्रग माफियाओं के द्वारा। फॉरेन उनका टूर हो रहा है ड्रग माफियाओं के द्वारा, इसलिए वो चुप होकर बैठे हुए। लेकिन मैं आप महू के आप सबके सहयोग से पूरे देश से आग्रह करना चाहता हूं, भारत की संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो नशे और शराब के खिलाफ खुल के बोलिए। अपने अपने सांसद और विधायक से मिलकर पूछिए आर्टिकल 47 कब लागू होगा। गांधी जी नशा शराब चाहते थे, डॉक्टर अंबेडकर नशा शराब चाहते थे, हमारा वेद पुराण कहता है नशे शराब पे बैन होना चाहिए, भगवत गीता रामायण कहती है नशा शराब ठीक नहीं है। हमारी पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अवसाद में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है, रेप की घटनाएं हो जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और आप शांत हैं। आप बताइए 6 साल 5 साल की बच्ची से कोई अपने होशो हवास में कुछ गड़बड़ कर सकता है क्या? या तो वो नशे में करेगा या तो किसी और दूसरी किताब का नशा होगा। या तो उसको एक नशा होगा या तो किसी और दूसरे का नशा होगा। ऐसा है, एक किताब भी है वो बहुत नशा देती है। जानने वाले समझ रहे होंगे, शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए।